आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो फॉस्फोलिपिड्स हमने बनाए थे उनको किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनकी कंपोजिशन किस तरीके से सेट की जाती है, कौन उनको करता है, उनके बारे के अंदर हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोजिशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोजिशन के अंदर जो भी हमने फॉस्फोलिपिड्स हैं जो भी हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने फॉस्फोटाइडिल सीरीन को बनाया था, फॉस्फोटाइडिल इथेनिल अमाइन को, स्पिंगोमाइनिल को, फॉस्फोटाइडिल इनिसिटोल को और फॉस्फोटाइडिल कोलिन को। इन फॉस्फोलिपिड्स को हमने बनाया था। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं कि किस तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके दो लीफलेट होते हैं। ये जो बाहर वाला है इसको बोलते हैं आउटर लीफलेट, और ये जो अंदर वाला होता है इसको बोलते हैं इनर लीफलेट। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये उसकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हम इसके इस छोटे से हिस्से को ले रहे हैं और उसकी स्टडी को उसको जूम करके देखते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हम उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम कुछ जर्नल टर्मिनोलॉजी देखते हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। इसको कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, ये उसकी इनर लीफलेट है और ये उसका आउटर लीफलेट है। ठीक है, इनर लीफलेट और आउटर लीफलेट। अब इसकी कुछ और दूसरे नाम भी देखते हैं। सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं। ये जो साइड होती है इसको साइटोसोलिक साइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइटोसोलिक साइड भी कहते हैं, साइटोसोलिक साइड कह देते हैं, फेज कह देते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक फेज। इसका दूसरा नाम क्या है? इंट्रिंसिक फेज, या इसको बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक फेज, या इसको बोल देते हैं इनर साइट या इनर फेज। ये सब इसके नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या बोला जा रहा है। ये सब के सब क्या है? अंदर वाली जो लीफलेट होती है, ये जो अंदर वाली लीफलेट है इसके ये सब नाम है। साइटोसोलिक साइड या फेज कह दें, इंट्रिंसिक फेज कह दें, एंडोप्लाज्मिक फेज कह दें, इनर साइट या इनर फेज कह दें, ये सब क्या इसके नाम है। अब बाहर वाली के नाम देखते हैं कि उसके क्या क्या नाम है। तो इसको आउटर साइड कह देते हैं, आउटर साइड या आउटर साइट या आउटर फेज ये भी कह देते हैं, या इसको एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फेज भी कह देते हैं, या साइड कह देते हैं, आउटर साइड कह देते हैं, या कह देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर साइड। ये सब इसके नाम है। ये जो बाहर वाली जो लीफलेट है ये सब क्या है? इसके नाम है। अब हम इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बेसिकली ये क्या है? दो मोनोलेयर की बनी हुई क्या है? ये दो मोनोलेयर की बनी हुई होती है। ये आउटर मोनोलेयर है और ये है इनर मोनोलेयर। ये इसी के नाम है।
आउटर मोनोलेयर और इनर में। जब डीप जूम करके इसको देखते हैं तो देखा जाता है कि इसकी अंदर फॉस्फोलिपिड कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, इस तरीके से। बेसिकली जो फॉस्फोलिपिड होता है वो एक एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल होता है, कुछ इस तरीके से। ये हम बना रहे हैं, ये जो गोल जो इसका सर दिख रहा है वो हेड है, और ये जो पैर दिख रहे हैं वो दोनों क्या हैं, इसकी टेल है। तो ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हेड, और बाय नेचर ये क्या होता है, पोलार। जो जल जिस तरफ जल होगा उसकी तरफ इसका हेड रहता है, ये पोलार साइड है। ये जो अंदर दिख रही हैं इसकी जो टेल्स दिख रही हैं, ये टेल कैसी होती हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। कैसी होती हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। तो बेसिकली अगर इसको यहाँ से हम उठा के इसको जूम करके देखें तो ये फॉस्फोलिपिड कुछ ऐसा दिखता है, जिसका हेड तो होता है पोलार नेचर का, हाइड्रोफिलिक नेचर का, और ये जो इसकी टेल हैं वो होती हैं हाइड्रोफोबिक नेचर की। इस नेचर की, हाइड्रोफोबिक नेचर की। तो जो टेल होती हैं वो एक तरफ रहती हैं, जो अंदर वाला साइड बनाती हैं, और जो हेड होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं। तो साइटोसोलिक साइड को कौन देख रहा होता है, फॉस्फोलिपिड का हेड देख रहा होता है, और इधर एक्सट्रिंसिक साइड को, या ये कहें कि आउटर साइड को कौन देख रहा होता है, वो भी हेड देख रहा होता है, क्योंकि ये बाय नेचर क्या है, पोलार है। ठीक है। जब भी फॉस्फोलिपिड को वाटर के अंदर बहुत ही हाई अमाउंट के अंदर सस्पेंडेड किया जाता है तो ऐसा देखा जाता है, इसके पोलार वाले जो सिरे हैं वो तो एक तरफ हो जाते हैं, और जो टेल होती हैं वो वाटर से दूर भाग जाती है, और एक तरीके की इस हाइड्रोफोबिक कोर का फॉर्मेशन करती हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक कोर, हाइड्रोफोबिक कोर का फॉर्मेशन करती हैं। और ज़्यादा जूम करके देखते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो पोलार हेड है, ये जो पोलार हेड है, इसकी हाइट होती है 10 ओमस्ट्रॉन्ग, मीन्स कुछ इस तरीके से 10 टाइम छोटा, 1 मीटर से 10 गुना छोटा। और इतनी ही हाइट, क्योंकि ये 2 लीफलेट है तो इसकी होगी 10 आर्मस्ट्रॉन्ग और 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। वहीं अगर बात करें इस रीजन की, ये वाला जो रीजन है जो हाइड्रोफोबिक कोर है, हाइड्रोफोबिक कोर की हाइट होती है 13 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो कुल मिला के 2 मोनोलेयर फॉस्फोलिपिड की मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक बाई लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, और उस बाई लेयर की जो टोटल हाइट होती है वो ये कहें कि 50 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, या ये कहें कि 5 नैनोमीटर होती है। नैनो का मतलब होता है 9, 10 से 9 टाइम छोटा। 50 आर्मस्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, 5 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। तो जो इस रीजन को हमने पढ़ा है, ये जो 2 मोनोलेयर हैं ये जुड़ के बनाती हैं एक बाई लेयर। उस बाई लेयर की जो कोर होती है वो तो बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की हाइड्रोफोबिक टेल्स की, और उसके जो लीफलेट का ऊपर वाला भाग और इनर लीफलेट का जो नीचे वाला भाग होता है वो बना होता है पोलार हेड्स का। क्योंकि हमने जब फॉस्फोलिपिड्स को बनाया था तो इनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या था, डाइएसाइल गिल्सरॉल, और डाइएसाइल गिल्सरॉल बाई नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। वहीं हमने जो दूसरे उसके साथ जो ग्रुप्स जोड़े थे वो बाई नेचर कैसे थे, वो पोलार, या ये कहें कि हाइड्रोफिलिक नेचर के थे।
वो कैसे थे? हाइड्रोफिलिक नेचर के थे। तो पोलार यानी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मिलके कैसा मॉलिक्यूल बना देते हैं? एम्पीपैथिक। कैसा बना देते हैं? एम्पीपैथिक बना देते हैं। और ये जो बाई लेयर है, जिसे हम कहेंगे कि लिपिड बाई लेयर जो है, लिपिड बाई लेयर जो है, ये लिपिड बाई लेयर दो लीफलेट की बनी हुई होती है। एक को आउटर लीफलेट कहते हैं, एक को इनर लीफलेट कहते हैं। दोनों जब जुड़ जाते हैं किसकी मदद से? हाइड्रोफोबिक कोर या हाइड्रोफोबिक टेल्स की मदद से मिल जाते हैं, तो लिपिड बाई लेयर का फॉर्मेशन होता है। और इस लिपिड बाई लेयर को, या ये कहें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो स्टेबलाइज्ड करती हैं, यानी ये कहें कि जो स्टेबलाइज करती हैं, जो स्टेबलाइज करती हैं, वो कौन करता है? कौन सा बॉन्ड करता है? वो कौन सा यानी कि बॉन्ड टाइप का करता है? जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करती हैं? स्टेबलाइज करती हैं, स्टेबलाइजेशन फॉर्म करती हैं। जैसे ये जो ये वाला हिस्सा हमको दिख रहा है, यहाँ पे बॉन्ड कौन से बने हुए हैं? हाइड्रोफोबिक टाइप की इंटरेक्शन हो रही हैं। मतलब वीक बॉन्ड का ये एक टाइप होता है, लेकिन इतना इस दोनों मोनोलेयर्स को आपस में जोड़ के रखने के लिए ये जो फोर्स है इसका, वो सफिशिएंट होता है। ऐसी इंटरेक्शंस होती हैं। हाइड्रोफोबिक टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं, या ये कहें कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं, जो दो मोनोलेयर्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कोर जो होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, और जो बाहर वाली जो साइड्स होती हैं वो सारी पोलार नेचर की होती हैं। बाहर वाली साइड को आउटर साइड या एक्सट्रिंसिक साइड या एक्स्ट्रा सेलुलर साइड कहते हैं। अंदर वाली साइड को साइटोसोलिक साइड, इंट्रिंसिक फेज, एंडोप्लाज्मिक फेज, इनर फेज, ये इसके नाम है। टोटल जो लिपिड बाइलेयर है, इसकी टोटल जो ये अपने ये कहें कि जो टोटल हाइट होती है वो 15 आर्मस्ट्रांग होती है, या ये कहें कि 5 नैनोमीटर होती है। और इसमें जो पोलार हिस्सा होता है वो 10 + 10 यानी कि 20 आर्मस्ट्रांग का होता है। और हाइड्रोफोबिक कोर जो रीजन होता है वो 13 आर्मस्ट्रांग का होता है। ये है फॉस्फोलिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने ये तो इसके बारे में बेसिक पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जो फॉस्फोटाइडिलसीरीन, इथेनोलामाइन, स्पिंगोमाइलिन, इनिशिटोलिया, जो कोलिन हमने बनाया है, उसको किस तरीके से इन दोनों लीफलेट के अंदर, आउटर वाली में और इनर वाली में, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या ये कहें कि इन पांचों में से कौन सा वाला तो पार्ट बनाएगा आउटर मोनोलेयर का और कौन सा वाला बनाएगा इनर लेयर का। तो अब हम इसका मेन जो हमारा जो पॉइंट था आज का, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोजिशन के अंदर फॉस्फोलिपिड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यहां से स्टार्ट होता है। उसके बारे में अब हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी ऑर्गेनिज्म की। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी ऑर्गेनिज्म की, और उसके अंदर ये कुछ फॉस्फोलिपिड्स इस तरीके से लगे हुए हैं। कुछ मैं यहां बना रहा हूं इस तरह से, जिनके पोलार हेड्स तो क्या हैं? बाहर की तरफ, और जो टेल्स हैं वो बाहर की तरफ। हमने ये बात की कि इसकी जो टोटल हाइट होती है वो ये कहें कि 15 आर्मस्ट्रांग या 5 नैनोमीटर होती है। कोर रीजन इसका जो होता है उसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, जो इस मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज रखने का काम करती हैं। और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो इसका आउटर साइड है, या मैं लिख रहा हूं, ये है इसकी आउटर साइड और ये है इनर साइड।
इनर साइड से भी ज़्यादा इसको हम अगर साइटोसोलिक साइड कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कौन सी है? साइटोसोलिक साइड। बाहर वाली एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है और ये अंदर वाली साइटोसोलिक साइड है, ठीक है। और ये सेल कुछ इस तरीके से बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, इस तरीके से है, यहाँ से भी इस तरीके से। तो हम एक पर्टिकुलर एक किसी ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें हम इस पार्ट का एक छोटे से हिस्से का हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो बाहर वाली जो लीफलेट है या आउटर साइड वाली है, उसके ऊपर एक तो फॉस्फोलिपिड मिलता है, फॉस्फोटाइडिल कोलिन, जो कि गिल्सरोल बेस्ड फॉस्फोलिपिड है, और दूसरा मिलता है स्पिंगोसिन बेस्ड स्पिंगोमाइलिन। ये कहें कि 98% तक ये होते हैं। वहीं जब इसकी इनर वाली साइड की तरफ हम देखते हैं तो देखने को मिलता है कि अंदर वाली साइड पे फॉस्फोटाइडिल सीरीन 99.99% कह सकते हैं अंदर की तरफ, और इसके साथ होता है फॉस्फोटाइडिल इथेनोलेमाइन। ये भी इतने ही रेशो के अंदर होता है, या ये कहें कि 98% तक। और जो फॉस्फोटाइडिल बचा इनिसिटोल, वो ये कहें कि 60-40 के रेशियो में होता है, 60% अंदर है, 40% बाहर है, कुछ इस तरीके से होता है। तो फॉस्फोटाइडिल कोलिन बाहर की तरफ, फॉस्फोटाइडिल स्पिंगोमाइलिन बाहर की तरफ, और फॉस्फोटाइडिल इनिसिटोल भी बाहर की तरफ होता है। जबकि अंदर की तरफ कौन होता है? फॉस्फोटाइडिल सीरीन, फॉस्फोटाइडिल इनिसिटोल, और फॉस्फोटाइडिल इनिसिटोल का 60% के रेशियो के अंदर अंदर होता है, 40% के रेशियो के अंदर बाहर होता है। जो फॉस्फोलिपिड का इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये सारा का सारा बाहर है, ये सारा का सारा बाहर है, ये सारा का सारा अंदर है, ये सारा का सारा अंदर है, इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको कहते हैं पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन, या पार्शियल से भी इसको और ज्यादा सही तरीके से लिखें, पार्शियल एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉस्फोलिपिड का इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? पार्शियल एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, उनका पार्शियल एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पार्शियल एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उनका कैसा होता है? पार्शियल एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बात याद रखनी है। किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके अंदर? पार्शियल एसिमेट्रिकल टाइप का, मतलब कि उनमें भेदभाव किया जाता है कि सारा का सारा फॉस्फोटाइडिल सीरीन बाहर भेज दिया, स्पिंगोमाइलिन बाहर भेज दिया, सीरीन बाहर भेज दिया, अंदर आ गया, इनिसिटोल सारा का सारा अंदर आ गया, इथेनोलेमाइन अंदर का अंदर आ गया, और ये दोनों 60-40 के रेशियो में अलग। तो हमको याद रखना है कि फॉस्फोटाइडिल कोलिन और स्पिंगोमाइलिन तो रहते हैं बाहर की तरफ, फॉस्फोटाइडिल इनिसिटोल और फॉस्फोटाइडिल इथेनोलेमाइन क्या रहते हैं? वो रहते हैं साइटोसोलिक साइड की तरफ, किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर लीफलेट की तरफ वो रहते हैं। अब देखते हैं इस फॉस्फोलिपिड के बारे में, फॉस्फोटाइडिल सीरीन के बारे में एक चीज लिखी थी कि फॉस्फोटाइडिल सीरीन क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। ये जो फॉस्फोटाइडिल सीरीन है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। दांत रह गए, दांत भी लगा देते। इसके बारे में कहते हैं कि ये प्रोग्राम सेल डेथ का पार्ट होता है, हमने इसके बारे में, और ये जब भी किसी सेल के गलती से भी अगर ये आउटर लीफलेट पे चला जाता है
तो ये एक तरीके का सिग्नल होता है। और सिग्नल क्या होता है कि ईट मी, मुझे खा जाओ। एपोप्टोसिस के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब भी किसी सेल की इनर लीफलेट से फॉस्फेटिडिलसीरीन उसके ऊपर बाहर चला जाता है तो यूं वो एक लाल झंडा फहरा देता है कि मुझे मार दो। और जो उसकी सराउंडिंग वाली सेल्स होती हैं वो सारी की सारी सेल्स उस सिग्नल को पहचान लेती हैं और फिर डिपेंड करता है कि उसको नेक्रोसिस से मारना है या फिर उसको क्या करें, प्रोग्राम सेल डेथ से मार दे, बिल्कुल साइलेंटली, पता भी ना लगे अड़ोस पड़ोस की सेल्स को कि यहाँ पे कभी कोई सेल हुआ करती थी। या तो उसको साइलेंटली किल कर दो या उसको ये कहें कि इतना खिलाओ कि वो बेचारी फट जाए। ठीक है, तो ये एक तरीके का सिग्नल होता है जिसके बारे में याद रखना है कि फॉस्फेटिडिलसीरीन को हमेशा और हमेशा इनर लीफलेट पे भी रहना चाहिए जब तक सेल अच्छे तरीके से स्वस्थ तरीके से काम कर रही है। और जब उसकी फंक्शनिंग में किसी तरीके से मिस फंक्शनिंग होने लग जाए, वो सेल को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है या उसके मैकेनिज्म में किसी तरीके की दिक्कत आ जाए और ये जरूरत पड़ जाए कि सेल को मारना है, उस कंडीशन में उस फॉस्फेटिडिलसीरीन को बाहर भेज दिया जाए और इस सेल की डेथ कॉज करवा दी जाए। लेकिन अगर कोई सेल, अभी तो हमने ये बात की कि फॉस्फेटिडिलसीरीन को क्या रहना चाहिए, हमेशा इनर साइड पे रहना चाहिए। अब बात ये आती है कि वो कौन है जो ये डिसाइड करता है कि कोलिन बाहर का बाहर रहना चाहिए, स्पिंगोमाइलिन बाहर रहना चाहिए, ये इतना बाहर रहना चाहिए, ये यहाँ रहना चाहिए, ये अंदर रहना चाहिए और ये तो किसी हाल में भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये डिसाइड कौन करेगा? तो डिसाइड करने के लिए अब आते हैं डिसाइड करने वाले कि वो कौन है जो ये डिसाइड करते हैं कि फॉस्फेटिडिल कोलिन है तो इसको बाहर ही भेजो बनने के बाद में, ये तो सिर्फ जो भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं उसकी बाहर वाली लीफलेट पे ही रहेगा। अब एंट्री होती है ट्रांसपोर्टर्स की। कोई तो होना चाहिए जो इसको लेके जाएगा। बना तो दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, गोल्जी बॉडी ने, प्रोक्सिसोम ने बना दिया, लेकिन इनको लेके कौन जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक? तो ले जाने वाले भी चाहिए। तो यहां पे आता है लिपेज। दूसरा इसका भाई है फ्लोपेज और तीसरा है क्रेमलेज। अब इनके फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये फ्लिपेज किस बला का नाम है और ये जो फ्लोपेज है ये क्या करता है, देखते हैं। तो फ्लिपेज के बारे में देखते हैं। फ्लिपेज अगर फॉस्फेटिडिलसीरीन और इथेनॉल एमाइन बाहर चले जाते हैं, ये क्या करें, अगर यहां से यहां चले जाएंगे, इनर लीफलेट से बाहर चले जाएंगे, तो उन्हें वापस इनर लीफलेट से वापस फॉस्फेटिडिलसीरीन और इथेनॉल एमाइन को वापस बाहर से अंदर लाने का काम कौन करता है? फ्लिपेज। तो फ्लिपेज क्या करता है, फॉस्फेटिडिलसीरीन और फॉस्फेटिडिल इथेनॉल एमाइन को अगर वो गलती से आउटर साइड पे चले जाते हैं, कोई सेल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रही है, उसको मरना नहीं चाहिए, लेकिन गलती से फॉस्फेटिडिलसीरीन बाहर चला गया, तो ये फ्लिपेज उस आउटर साइड वाले फॉस्फेटिडिलसीरीन और इथेनॉल एमाइन को वापस इनर साइड पे भेज देगा। ये फ्लिपेज एक तरीके का एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, मतलब ये काम ये फ्री में नहीं करता। इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। और ये एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली का मेंबर है। वो ट्रांसपोर्टर फैमिली जो सबसे पुरानी है, सबसे एंशिएंट टाइप की, जो या सबसे पहले जो भी वजूद के अंदर ये आई थी, उस फैमिली का ये मेंबर है, एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली का। दूसरा है हमारा फ्लोपेज। तो फ्लोपेज इसका जस्ट उल्टा करता है। फ्लोपेज क्या करेगा, ये
फॉस्फेटाइडिल कोलिन और जो स्पिंगोमाइलिन है, अगर वो बाहर से अंदर आ गए तो ये क्या करेगा, उनको वापस क्या करेगा, इनर साइड से, उनको वापस क्या करेगा, इनर साइड से वापस बाहर लेके जाएगा। ये स्पिंगोमाइलिन गलती से यहां आ गया था, तो इसको वापस यहां ले जाने का काम कौन करेगा, कौन करेगा, फ्लोपेज करेगा। ये काम भी फ्री में नहीं करता है, ये भी एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, ये भी क्या है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर है और एटीपी का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली का नंबर नहीं है, ये पी टाइप ऑफ पंप होते हैं उस फैमिली का मेंबर है। ये बात याद रखनी है। तो जो फ्लोपेज है, बेसिकली जो फ्लीपेज है, वो फॉस्फेटाइडिल सीरीन और इथेनॉल एमाइन एक्सीडेंटली अगर बाहर की तरफ चले जाएं तो उनको वापस क्या करेगा, एनर्जी का इस्तेमाल करके उनको वापस से आउटर लीफलेट से उठा के उनको वापस क्या करेगा, अंदर भेज देगा कि तुम्हारा बाहर कोई काम नहीं है, चुपचाप अंदर चले जाओ, और उनको ये भेज देगा, भले वो अपनी मर्जी से ना जाना चाहते हो, भेज देगा। वही फ्लोपेज इसका जस्ट उल्टा करता है कि फॉस्फेटाइडिल कोलिन और स्पिंगोमाइलिन अगर गलती से अंदर आ जाए, क्योंकि उनको अंदर नहीं होना चाहिए, तो वो फ्लोपेज क्या करेगा, उनको अंदर से पकड़ के एनर्जी का इस्तेमाल करके उनको वापस से आउटर लीफलेट पे भेज देगा। उनको बोलेगा कि तुम्हारा अंदर कोई काम नहीं है, साइटोसोलिक साइड में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुमको चुपचाप बाहर चले जाना चाहिए। तो उनको क्या कर देगा, वापस से बाहर भेज देगा। तो ये तो दोनों हो गए जो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, या ये कहें कि धक्के से अपना काम चलाते हैं। एक तीसरा भी है जो है स्क्रैम्बलेज। इसको कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, एक पैसिव ट्रांसपोर्टर है, यानी कि पैसिव तरीके से ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फॉस्फोलिपिड्स को एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट पे भेजता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि फॉस्फेटाइडिल सीरीन बाहर जा रहा है या फॉस्फेटाइडिल कोलिन अंदर आ रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है। ये क्या करेगा, पैसिव तरीके से ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो जहां ज्यादा है उसको उठा के कम की तरफ भेज देगा। ठीक है, ये काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उस पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इसको नहीं लगाया जाता। ये कहाँ काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर काम करता है। वहां पे क्या करेगा, ये ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फॉस्फोलिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कि जो ज़्यादा है अंदर इनर लीफलेट पे, ये हम बात कर रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो मान लीजिए कि फॉस्फोटाइडिल सीरीन यहाँ पे 52% हो गया और यहाँ पे फॉस्फोटाइडिल सीरीन मान लीजिए कि 48% है, तो ये यहाँ से 2% उठा के यहाँ भेज देगा, दोनों को 50-50 कर देगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये उनको एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में, एक मोनोलेयर से दूसरी मोनोलेयर के अंदर शिफ्ट करता रहता है, चेंज करता रहता है, ग्रेडियंट मेंटेन करके रखता है। एक तरफ बहुत ज्यादा नहीं होता है, बैलेंस बना के रखता है। यहीं पे एक दूसरी बात कर लेते हैं, उसी के साथ स्क्रैम्बलेज एक और काम करता है, ये कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करता है। पढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही काम की चीज है, 27 कार्बन का एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, बड़ी काम की चीज है, पढ़ेंगे इसके बारे के अंदर। तो इस कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट का काम भी कौन करता है, स्क्रैम्बलेज करता है। हम पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो लीफलेट होते हैं, जब भी कोलेस्ट्रॉल बनता है वो सीधा उस हाइड्रोफोबिक कोर की तरफ भागता है, क्योंकि पूरी सेल के अंदर तो वाटर है और उस वाटर के अंदर ये रह नहीं सकता है, तो ये उस रीजन की तरफ जाता है जहां पे हाइड्रोफोबिसिटी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगी, जहां पे कोर के अंदर हाइड्रोफोबिक टेल्स है फैटी एसिड्स की, तो ये सीधा उनके पास जाता है, वहां पे जाके रहता है। वहीं पे हमने बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो हमने बोल दिया कि ये जो भी इसकी जो मेम्ब्रेन है जो इसकी, उसके अंदर स्क्रैम्बलेज ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करता है, यहां पे चल जाता है।
लेकिन गोल्जी के अंदर ऐसा नहीं होता है। गोल्जी की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर वही ट्रांसपोर्टर काम करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में करता है। हम आगे चल के वेसिकल ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियस से कोई प्रोटीन बना, वो ईआर के पास गया, वहां पे उसका मॉडिफिकेशन हुआ, फिर वो गोल्जी के पास गया, गोल्जी के बाद में उसको बाहर जाना था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो वहां से वो सेल के बाहर चला गया। अब ईआर पे तो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कहते हैं कि आउटर लीफलेट पे भी फॉस्फोटाइडिलिसरीन है और इनर पे भी, और अगर ऐसा कैसा बाहर चला गया तो जैसे ही ये यहाँ से बाहर जाएगा फॉस्फोटाइडिलिसरीन बाहर अपीयर हो जाएगा और सेल की क्या करा देगी, डेथ कॉज करवा दी जाएगी। तो वेसिकल ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारा आगे टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फॉस्फोलिपिड के डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ऐसा देखा जाता है, ऐसा इस तरीके से डिपोजिशन उनका किया जाए, उसकी कंपोजिशन इस तरीके से रखा जाए ताकि वेसिकल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसी तरीके की फॉस्फोटाइडिलसीरीन या इथेनोल बाहर ना चला जाए। तो उस काम को करने के लिए फ्लिपेज को पहले लगा दिया जाता है कि गोल्जी से ईआर से, क्योंकि वेसिकल सीधी तो पास आउट कर नहीं सकती, उसको पहले गोल्जी के पास जाना पड़ेगा। तो इस फ्लिपेज को इस गोल्जी की मेम्ब्रेन पर रख दिया जाता है, या आप यहाँ बैठे बैठे हमारा काम करेंगे। गलती से भी फॉस्फोटाइडिलसीरीन, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो गलतियों पे गलतियां कर रहा है, वो तो 50 इस रेशो के अंदर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फॉस्फोटाइडिलसीरीन को आउटर लीफलेट पे लगाया जा रहा है और इनर पे भी लगाया जा रहा है। अगर वो यहाँ पे आएगा तो वो सेल की मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में दिक्कत पैदा करेगा और सेल की डेथ हो सकती है। तो वो फ्लिपेज को पहले ही काम पे लगा देते हैं गोल्जी के अंदर। और वेसिकल ट्रांसपोर्ट के अंदर एक ये चीज भी देखी जाती है कि ये आउटर लीफलेट है किसी भी वेसिकल की और ये इनर लीफलेट है, ठीक है। तो जो बाहर वाली लीफलेट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर वाला पार्ट बनाएगी, और जो इनर वाली है वो आउटर का पार्ट बनाएगी। पढ़ेंगे इसके बारे में किस तरीके से होता है कि ये वेसिकल जैसे ही जाके फ्यूज होगी तो किस तरीके से बनाती है। तो क्या किया जाता है कि फ्लिपेज को पहले ही काम पे लगा दो और इस तरीके से काम लगा दो कि ये सारा काम हमारा पहले ही कर दे। ये क्या कर दे, सारा का सारे फ्लिपेज को आउटर लीफलेट पे लगा दे, गोल्जी की मेम्ब्रेन पे, जिससे कि कल को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बने भी तो आउटर लीफलेट का पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ के क्या बन जाता है, वो इनर मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाता है। आगे जाके पढ़ेंगे किस तरीके से बनता है, ये तो सिर्फ खाली इंट्रोडक्शन के लिए है। तो इस तरीके से फ्लिपेज को गोल्जी के ऊपर लगा दिया जाता है। और ये बात याद रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन कौन सा ट्रांसपोर्टर काम करेगा इन फॉस्फोलिपिड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वहां पे काम करता है स्क्रैम्बलेज। वहीं गोल्जी के ऊपर कौन काम करता है, वहां पे कौन करता है, फ्लिपेज करता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर करता है, एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली का मेंबर है जिसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। सेकेंड थिंग कि स्क्रैम्बलेज फॉस्फोलिपिड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इस कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, ये भी बात याद रखनी है। तो ये कुछ था फॉस्फोलिपिड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि किस तरीके से फॉस्फोलिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है।